हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आज आपका स्वागत करता हूं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। जितने भी छत्तीसगढ़ के पोर्शन आए थे उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। लगभग 50 क्वेश्चन आए थे इस पोर्शन से, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो के अंत तक पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एडीए इस एग्ज़ाम को लेता है सीजीपीएससी। ये एग्ज़ाम हुआ है 2020 में अभी, और अनुमानित हम बता सकते हैं 2 या 3 क्वेश्चन इस जो एग्ज़ाम है उससे सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें ज़रूर आएगा। तो इसी नज़रिए को देखते हुए हम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आया था, क्या क्या आया था उसको देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था इस तरह से आया था, नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है। तो देखिए, जो नीति आयोग है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति आयोग जो बना था वो 1 जनवरी 2015 से बना है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से। उससे पहले इसका जो नाम था वो योजना आयोग था, ठीक है। तो नीति आयोग के समक्ष जो सरकार है, राज्य सरकार, उसमें से कौन हमारा जो है पक्ष रख के नीति आयोग के पास जाता है, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य योजना आयोग या आयोजना सचिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होते हैं वे जो है जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ की जितने भी प्रस्ताव है उसको लेकर नीति आयोग के पास जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था ये आया था, कुछ देखते हैं। नगरीय निकाय के विषय में क्या सही है। तो नगरीय निकाय के विषय में क्या सही है करके ये क्वेश्चन आया था। देखिए, ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। जी हाँ, देखिए जो नगरीय निकाय होते हैं वे क्या होते हैं, गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। ये संवैधानिक निकाय होते हैं। हाँ, संविधान में इसका वर्णन है। नगरीय निकाय का वर्णन जो आपका भाग 9 है ना, संविधान के भाग 9 क में आपको पंचायती राज है, 9 ख में मान लो, ठीक है। तो वो है नगरीय निकाय, ठीक है। इसी के अंदर में पंचायती राज और नगरीय निकाय ये दोनों हैं। तो नगरीय निकाय है इसमें ए और बी, इस तरह से अंग्रेजी में कहें तो ऐसा मान के चलिए। ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। हाँ, ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनका निर्वाचन, जितना भी चीज़ करना है वो हमारे राज्य सरकार द्वारा होते हैं ये सब चीज़, ठीक है। इसमें करारोपण का अधिकार होता है। इन्हें करारोपण का अधिकार होता है क्या? हाँ, टैक्स वसूलने का। करारोपण मतलब होता है टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन। तो टैक्स वसूलने का इनका अधिकार होता है, टैक्सेशन होता है इसका फुल फॉर्म। करारोपण का मतलब इंग्लिश में मीनिंग टैक्सेशन होता है। तो ये चारों सही होंगे, 1 2 3 4 सही। तो इसका जो आंसर होगा हमारा नीचे में देखते हैं, इसका आंसर है डी, 1 2 3 4 सही, ठीक। राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, राज्य विधानसभा में किसका कार्य सबसे लंबा होता है। देखिए, एक सदस्य जो उपचुनाव में निर्वाचित किया हो, ठीक है, एक सदस्य जो उपचुनाव में निर्वाचित हुआ हो उसका कार्यकाल हमेशा 5 साल होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। स्पीकर का कार्यकाल और डिप्टी स्पीकर, तो डिप्टी स्पीकर का जो है 5 ही साल होता है, ठीक है, तुरंत उसको निकाल दिया जाता है। स्पीकर का जो है ना शपथ दिलाने के लिए रहता है, इनका कार्यकाल थोड़ा सा अधिक रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो स्पीकर होगा। स्पीकर इसका राइट आंसर है। अगला हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था कुछ इस तरह से आया था, ये माथे पर गोदना किस जनजाति द्वारा किस जनजाति की विशेषता है, ये क्वेश्चन है। तो माथे पर जो गोदना है, माथे पर गोदना किस जनजाति की विशेषता है, तो ये है आपका बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है माथे पर गोदना गोदाती है। तो इस तरह से मान लो आदमी का एक है फेस है मान लो, और ये जो माथे पर कई लोग राम लिखाते हैं, राम राम इस तरह से लिखाते हैं। ये जो बैगा जनजाति है राम राम लिखवाती है, ठीक है। तो बैगा जनजाति जो है हिंदुत्व को मानती है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। और जिनको जो भगवान प्रिय है उनको गोदवाते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर राम राम आपको देखने को मिल जाएगा बैगा जनजाति। किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना में देवों का निवास होता है। सरना क्या होता है? उराव का जो होता है ना, सरना होता है, उराव का सरना होता है, मतलब उनका जो पूजा करने का स्थान होता है, ठीक है, उसको सरना बोलते हैं। वहाँ पे देवों का निवास होता है, इनका मानना है। वे जनजाति है उराव जनजाति। उराव जनजाति है जो ये मानती है कि सरना में देवता निवास करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन आया था 6वां नंबर, किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर का उपयोग किया जाता है। तो लाल मिट्टी से जो बनी रसोई है उसका उपयोग किया जाता है भुंजिया जनजाति। देखिए भूंजते हम किसी चीज़ को, जैसे आप जैसे पकोड़े तले, यानी कि भजिया पकोड़े हम तलते हैं तो उसका जो रंग है वो हल्का सा लाल आ जाता है। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक हम तल देते हैं तो लाल टाइप का दिखने लगता है। उससे याद रख सकते हैं लाल बंगला भुजिया, इस तरह से याद रखिए आप, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से आया था 7वां नंबर, किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं। युवा गृह को घोटुल, मूरिया मारिया एंड देयर घोटुल वेरियर इल्विन, ठीक है। तो मूरिया जनजाति, मूरिया एंड मारिया एंड देयर घोटुल करके जो लिखा है डॉक्टर वेरियर एल्विन ने लिखा है, वो पुस्तक का नाम है वेरियर एल्विन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वेरियर एल्विन, डॉक्टर वेरियर एल्विन द्वारा जो लिखा गया है पुस्तक, उसका नाम है मूरिया मारिया, ठीक है, मूरिया मारिया या मारिया एंड देयर घोटुल, एंड देयर अंग्रेजी में ले लेता हूँ उसको, ठीक है, देयर घोटुल, इस तरह से लिखा हुआ पुस्तक का नाम है मूरिया मारिया एंड देयर घोटुल। तो आप याद रखें डॉक्टर वेरियर एल्विन ने लिखा है। और घोटुल किसका युवा गृह है, तो मूरिया जनजाति का युवा गृह क्या है, घोटुल है, मूरिया मारिया एंड देयर घोटुल, ठीक है। अगला जो है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर करती है। तो पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें बांस पर किस जनजाति की जो आजीविका निर्भर करती है, तो ये जो निर्भर करती है आपका बिंझवार, ये तो नहीं है, सांवरा ये भी नहीं है, कंवर ये भी नहीं है, कमार जनजाति है जो बांस से बहुत सारे चीज़ बनाती है, ठीक है। तो ये जो जनजाति है वो पूरी तरह से आजीविका इसी पर निर्भर है, बांस पर, ठीक है। इनकी जो जितनी भी आजीविका है वो बांस पर निर्भर है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा एक क्वेश्चन था। कमार 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम, ठीक है, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी हमारी, इसका जो आंसर है वो है राजमोहिनी देवी, ठीक है, राजमोहिनी देवी। इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है नया टाइप का क्वेश्चन है। 1951 में पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो राजमोहिनी देवी। CGPSC जो लिया है आंसर वो राजमोहिनी देवी को लिया है, और ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, तो चांसेस इस बार है CGPSC में ये आ जाए प्री में, ठीक है। तो राजमोहिनी देवी आप याद रखें, राजमोहिनी देवी। अगला जो आंसर है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, ये है गेड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो गेड़ी नृत्य जो है ना वो किया जाता है हमारा इनमें से मूरिया जनजाति है ना, वो गेड़ी नृत्य करती है, ठीक है। हल्बा जनजाति नहीं करती है, भतर जनजाति नहीं करती है, जो मूरिया जनजाति है वो गेड़ी नृत्य करती है आपकी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा इस तरह से आया था, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए विधवा होती हैं महिलाएं तभी पहनती हैं, लेकिन सफ़ेद साड़ी अगर जनजाति की बात करें, जनजाति में ये जो पहनती है आपकी, पहनती है भुंजिया जनजाति जो है आपकी सफ़ेद साड़ी पहनती है, भुंजिया जनजाति, ठीक है। तो उसको आप याद रखें, भुंजिया जनजाति जो है ना सफ़ेद साड़ी पहनती है जब उनका विवाह हो जाता है। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है, ठीक है। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है। जो फागुन का मड़ई मेला है चंपारण में नहीं होता है, राजनांदगांव में नहीं होता है, और राजिम में नहीं होता है, कोंडागांव में होता है, ठीक है। जो फागुन का मड़ई मेला है ना वो कोंडागांव जिले में होता है, ठीक है। तो उसको याद रखें, ये फैक्चुअल डेटा है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। अगला जो प्रश्न आया था, प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है। तो चक्रधर समारोह हमेशा याद रखते हैं, चक्रधर समारोह जो होता है हमेशा रायगढ़ में होता है, हमेशा रायगढ़, चक्रधर समारोह रायगढ़, ठीक है। कथकली जो होता है ना यूपी का जो नृत्य है कथकली, वो भी रायगढ़ घराना उसमें आता है, रायगढ़ घराना छत्तीसगढ़ से, याद रखना उसको। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किसे है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो चालू हुआ था 21 मई 2020 को चालू हुआ। इसमें जो है किसानों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है, ठीक है। प्रोत्साहन राशि 2500 का जो अंतर राशि है ना, 2500 में आप धान बेचते हैं जैसे सहकारी समितियों में जाकर, और उसके बाद जो है आपका पैसा बच जाता है। 1800 आपको 35 या 15 रुपये दिया होगा, पतला चावल है तो 35 15, ठीक है। लेकिन इस बार जो है समर्थन मूल्य भी चेंज हुआ है, ठीक है। और जो बच जाता था राशि उसको ना इस योजना के माध्यम से
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से दिया जाता था प्रोत्साहन राशि के रूप में। लेकिन इस बार जो समर्थन मूल्य है उसका क्वेश्चन आएगा तो 1868 रुपये समर्थन मूल्य है, यानी कि आपका कितना रुपये बढ़ा है, 53 रुपये लगभग बढ़ा है। ठीक है, 538 करके 53 रुपये लगभग बढ़ा है, और पतले धान का 1888 रुपये हो गया है समर्थन मूल्य। तो इसको आप याद रखें, एक्चुअल में ये हो गया ऐसे करके। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी का कौन सा स्वरूप नहीं पाया जाता? तो जो छत्तीसगढ़ है ना उसमें बेरोजगारी का कौन सा स्वरूप नहीं पाया जाता, देखते हैं। बेरोजगारी तो बहुत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन डेटा आया है बेरोजगारी दर प्रतिशत 2% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगार नहीं है। ठीक है, ऐसा करके छत्तीसगढ़ में जो है 2% बस बेरोजगारी है, ऐसा करके छत्तीसगढ़ डाटा निकाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी हम बेरोजगार हैं मान के चलिए। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी है, खुली बेरोजगारी है, और चक्री बेरोजगारी, ये इसका आंसर है, ये आपका नहीं है। तो आंसर इसका क्या है, चक्री बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ में चक्री बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, जब आप टाइप ऑफ बेरोजगारी पढ़ोगे तो आप देखोगे जो है शिक्षित बेरोजगारी है, जो पढ़े लिखे हैं वो शिक्षित बेरोजगारी है। खुली बेरोजगारी मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, ओपन हैं सबके लिए। ठीक है, जिनका एज हो गया है, ठीक है, पढ़ाई में अब वो फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं, तो वैसी बेरोजगारी भी है, खुली बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी भी है एक प्रकार से, लेकिन चक्री बेरोजगारी नहीं है, घुमा घुमा के वही वाले। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सी है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है प्रश्न। जो प्रश्न आया था ये है, नील क्रांति योजना का संबंध किससे है? नीली क्रांति, ठीक है, या नील क्रांति, इस योजना का जो संबंध है सीधा सीधा बता देता हूँ, मत्स्य उत्पादन से है। क्योंकि समुद्र का जो रंग है नीला रंग होता है और उसमें मछलियाँ रहती है, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रश्न में था। एकल बत्ती कनेक्शन कितने यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाती है एकल बत्ती कनेक्शन में? तो इसका जो सही आंसर है वो 30 यूनिट। 30 यूनिट तक का बिजली जो है ना इसमें फ्री में दिया जाता है, फ्री में। ठीक है, गरीबों के लिए योजना है। ठीक है, उसको याद रखें, 30 यूनिट। छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ में जो मल्टी स्किल सेंटर है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जो किया गया है दंतेवाड़ा में किया गया है। दंतेवाड़ा बस्तर जो संभाग है उसमें दंतेवाड़ा एक जिला है। ठीक है, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, उसमें से दंतेवाड़ा एक जिला है, उसमें मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, कोरिया में नहीं है, कोरबा में भी नहीं है, कांकेर में भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो दंतेवाड़ा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर लाया गया था? तो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है वो किस योजना के स्थान पर लाया गया था? तो देखिए, इसको पढ़ के देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी विद्युतीकरण योजना था क्या? नहीं। जवाहर ग्रामीण विद्युत योजना नहीं, ये भी नहीं था, सरदार वाला भी नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाया गया था। इसके पहले इसका नाम राजीव गांधी था, अब इसका जो नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रख दिया गया है। इसमें क्या किया जाता है? विद्युतीकरण किया जाता है गांव-गांव में। ठीक है, पूरी तरह से। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण चौथा, ठीक है, नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली सर्वेक्षण या सर्वे, NFS 4। ठीक है, ये कब किस वर्ष में हुआ था? ये 2015-16 हुआ था। ठीक है, अभी जो एक और हुआ था 2018-19 में, ये जो हुआ था नेशनल फैमिली सर्वे 5 होगा ये अगला वाला। लेकिन ये पूछा था पुराना वाला, तो 2015-16 में जो हुआ था नेशनल फैमिली सर्वे, इसमें क्या किया जाता है? परिवार के बारे में पूरा जो है आंकड़ा निकाला जाता है। 2015-16 में ये हुआ था नेशनल फैमिली सर्वे। ये एक्चुअल में हेल्थ का सर्वे है, हेल्थ का। ठीक है, जिसमें शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, ये सब निकाला जाता है। इसी में NFS 4 2015-16 में हुआ था। 2018-19 या 19-20 में ये जो है नेशनल फैमिली सर्वे 5 होने वाला है या हो चुका होगा। लेकिन उसका डेटा जो छत्तीसगढ़ में नहीं आया है इसका, तो इसको नहीं पूछा है, इसलिए पूछा है चौथे वाले को। ये 2020 में अभी पूछा है, 2015-16 में हुआ था करके। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है? ठीक है, तो किस संभाग में किया जाता है? तो बस्तर संभाग में। ठीक है, बस्तर संभाग थोड़ा सा पिछड़ा संभाग ऐसा मानते हैं, ठीक, प्रशासनिक लोग, और इसलिए वहाँ पे जो है गुड़ का एडिशनल वितरण किया जा रहा है। इधर अगर बाकी जिलों में बात करें या बाकी संभाग में बात करें तो नहीं है। तो गुड़ का वितरण जो है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या सिस्टम, ठीक है। इसी के माध्यम से जो हमारा लाल कार्ड पीला कार्ड होता है ना, प्राथमिक, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना, ये सब उन्हीं के माध्यम से उनको डायरेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बस्तर। अगला जो क्वेश्चन आया था इस तरह से आया था, संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का नंबर क्या है। तो संजीवनी सब जानते हैं, बच्चा जानते हैं, 108 आ गया रे, गाँव में ऐसा बोलते हैं ना, 108 आ गए रे, आवा रे आवा, ऐसे कहते, ठीक है। तो 108 इसका कौन नहीं जानते, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न, ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया था। तो इसके अलावा हम बात करते हैं 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो कोरबा में खोला जाएगा, दंतेवाड़ा में खोला जाएगा, कांकेर में खोला जाएगा, ठीक है। महासमुंद में शायद नहीं खोला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है 1, 2 और 4 है, ठीक है। कोरबा, दंतेवाड़ा और कांकेर, इन जगह में खोला जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। महासमुंद में नहीं है, याद रखना। नया जो खोलने जा रहे हैं वो हमारा खुलेगा कांकेर, दंतेवाड़ा और कोरबा में। जो वृद्ध पुरुष स्त्री असहाय है एवं अकेले रहते हैं उनके लिए पुलिस विभाग ने एक सेवा प्रारंभ की जिसका नाम है, तो जो पुलिस विभाग ने एक बढ़िया सा सेवा चालू की है, आरोग्य सेवा नहीं है, वृद्धायु नहीं है, मानव सेवा नहीं है, जो है लॉकडाउन के दौरान ये जो उन्होंने किया था चालू, वो है समर्पण सेवा, ठीक है। पुलिस का जो है कॉप नामक ऐप भी बनाया है, CG कॉप करके, और इन्होंने समर्पण सेवा भी चालू की जिसमें वो लोग वृद्ध लोगों को मदद करते हैं, ठीक है, या महिला हो उनको मदद करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये आया था, छत्तीसगढ़ शासन ने पैथोलॉजी लैब की स्थापना का निश्चय किया है जहां 70 प्रकार की जांच न्यूनतम दर पर की जाएगी। यह लैब कहां स्थापित होगा। पैथोलॉजी लैब प्रत्येक नगर में, प्रत्येक नगर पंचायत में, प्रत्येक जिले में, ये तो प्रत्येक जिले में इसका सही आंसर है, प्रत्येक जिले में होगा, ठीक है। प्रत्येक जिले में अभी गढ़कलेवा भी चल रहा है, प्रत्येक जिले में जो है पैथोलॉजी लैब भी चलेगा, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जिला में जो है इसको किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद पर एक न्यायाधिकरण सुनवाई कर रहा है, ठीक। इस न्यायाधिकरण अक्टूबर-नवंबर 2020 के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसमें जो है अभी सुनवाई चल रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ है, महानदी का उद्गम है और उड़ीसा में जाता है, ठीक है, जहाँ हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो इन्हीं के वजह जो है जल का विवाद चल रहा है, तो उसका जो अक्टूबर-नवंबर 2020 में अध्यक्ष किसको बनाया गया है, जो जांच कर रहा है उसका। तो ये जो आंसर है हमारा, न्यायमूर्ति अमित चोपड़ा नहीं है, न्यायमूर्ति दीपक गढ़कर नहीं है, न्यायमूर्ति AM खानविलकर हैं, ठीक है। तो आंसर जो हमारा होगा C होगा, ठीक है। क्या होगा, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिए, नया टाइप का क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में मान सकते हैं आप, ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन था, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। जो पेपर को अच्छे से पढ़ रहा होगा ना उसको पता होगा ये। सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है। जो सोनबेरा का पठार है ना वो कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर जिले में तो बिल्कुल नहीं है, मुंगेली में बिल्कुल नहीं है, रायगढ़ में हो सकता है, गरियाबंद में हो सकता है, तो 2 जगह में हो सकता है। तो रायगढ़ में भी नहीं है, रायगढ़ में बहुत सारी गुफाएं हैं, ठीक है, और पठार क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, रायगढ़ जो है पहाड़ी क्षेत्र है। तो आंसर इसका बच गया हमारे पास गरियाबंद। गरियाबंद जो है एक पठारी क्षेत्र है, पठार है यहाँ पे, ठीक है, पठार, ठीक है, पठार। तो यहाँ पे है सोनबेरा का पठार गरियाबंद जिले में, गरियाबंद जिला, ठीक है। पानी की थोड़ी सी किल्लत है यहाँ पे गरियाबंद जिले में, और बाकी तो अच्छा है, सोनबेरा पठार, ठीक है, इस जिले में है। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी, सहायक नदी कौन सी है। अगर हम बात करें जो शिवनाथ में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी जो है, मनियारी नदी 134 किलोमीटर है, खारून नदी जो है 100 किलोमीटर है, सॉरी खारून नदी जो है कम है 100 से 84 किलोमीटर, 84 या 86 किलोमीटर है। तांदुला नदी जो है वही 64 किलोमीटर के आसपास है, अर्पा नदी 100 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका आंसर लेना चाहिए था मनियारी, लेकिन जो CGPSC ने लिया है आंसर वो खारून ले लिया है, पता नहीं कैसे। इसका मैं जब डिटेल में गया तो पता नहीं, ये जो है क्वेश्चन जो है विलोपित हो सकता है। तो इसका सही आंसर आप माने अपने हिसाब से तो 134 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा। मनियारी नदी की जो लंबाई है 134 किलोमीटर, CGPSC इस आंसर को गलत लिया, खारून की मात्र 84 किलोमीटर है लंबाई, ठीक है। खारून नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा रायपुर शहर, ठीक है, और ये भी हालांकि शिवनाथ की सहायक नदी है लेकिन मनियारी उससे बड़ी है। मनियारी नदी के किनारे जो बसा हुआ है हमारा तालागांव बिलासपुर, ठीक है, बहुत ही फेमस, ठीक है, भानुगुप्त द्वारा।
निर्मित है ये जगह, तालागांव का मंदिर जहाँ पे प्रसिद्ध है हमारा जो शिव रुद्र की प्रतिमा है वहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो CGPSC ने इसका आंसर लिया था खारून, लेकिन आप ये आंसर याद रखें मुनियारी, क्योंकि ये विलोपित होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम डेटा पे भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें, ज़्यादा बेटर होगा। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? जो कन्हार है ना, कन्हार मिट्टी, वो किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो उच्च पठारी भूमि में नहीं पाई जाती, मैदानी और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो कन्हार जो मिट्टी होती है, कन्हार मिट्टी जनरली काली मिट्टी होती है कन्हार। ठीक है, और मटासी मिट्टी क्या होती है? मटासी मिट्टी जो है जनरली जो है नदी के किनारे जो पाई जाती है ना, मटासी मिट्टी पीला कलर की होती है, पीला लाल पीली मिट्टी। ठीक है, वो होती है। तो कन्हार जो काली मिट्टी होती है वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। कटे फटे तीर ढाल में नहीं पाई जाती, सामान्य ढालों में नहीं पाई जाती। तो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे आपका मुंगेली हो गया, कवर्धा हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है काली मिट्टी दुर्ग, रायपुर थोड़ा कहीं कहीं पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बीच में मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है ये आपकी कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो ये आया था सन 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जो शहरीकरण है, नगरीकरण की जगह में शहरीकरण या अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये हम मान के चलें वही है, सेम है, एक ही है। 2001 से 11 के मध्य कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है इसमें? तो इसमें जो वृद्धि हुआ है, डेटा है, इसको याद करना पड़ेगा, 3.15% की जो है वृद्धि हुई इसमें। ठीक है, तो ये डेटा जो आपको मिल जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण में, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में मिल जाएगा आपको। तो उसको आप याद रखें, 3.15 डायरेक्टली याद रखें। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है और हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे। तो इसका जो सही आंसर है 3.15, 3.5 है। जनगणना वर्ष 2001 से 11 के मध्य छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि हुई है? तो सबसे कम वृद्धि तो वैसे सुकमा में हुई है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था। तो अगर हम बात करें उसी साइड में, तो बीजापुर एक जगह है जहाँ भी कम मात्रा में जो है वृद्धि हुई थी जनसंख्या की। तो इसका आंसर सबसे कम वृद्धि इसमें से बिलासपुर में बढ़ते रहता है, सरगुजा में बढ़ते रहता है, रायगढ़ में बढ़ते रहता है। इसका आंसर होगा बीजापुर में नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा क्या है, नक्सलाइड एरिया हो जाता है, थोड़ा सा जंगली इलाका हो जाता है। तो वहाँ पे जो है कम जनसंख्या वृद्धि होती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर डरते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है, इसलिए लोग जो पलायन कर जाते हैं बिलासपुर और रायपुर की तरफ। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लोग जो है बिलासपुर और रायपुर जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग हैं अगर बड़े शहर की लालच करते हैं तो वो जाते हैं रायपुर, और थोड़ा सा छोटा शहर में जाएँ तो बिलासपुर जाते हैं। तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? तो ये जो पुरातात्विक स्थल है, तो ये तो अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन आपको भी और मुझे भी लेकिन इस प्रश्न आया था, ये प्रश्न दंतेवाड़ा में नहीं है, राजिम में नहीं है, चंपारण में नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो रतनपुर है। ये जो तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल जो जगह है वो आपके रतनपुर में पुरातात्विक स्थल है, रतनपुर में। ठीक है, हालांकि मैं भी नहीं देखा हूँ रतनपुर, मैं कई बार गया हूँ, लेकिन ठीक है, पता नहीं ये जो लिया है CGPSC इस आंसर को, ये आंसर लिया है CGPSC द्वारा, रतनपुर में है करके बताया गया है इसको। ठीक है, तो कभी जाइएगा, अगर आप देखें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर है सर ऐसे करके। ठीक है, बाकी तो मैं इस जगह को नहीं देखा हूँ। सही सुमेलित युग्म चिन्हित करें, तो इसमें जो देखते हैं क्या है, माँ बमलेश्वरी सिरपुर में है क्या? नहीं है। माँ दंतेश्वरी डोंगरगढ़ में नहीं है। ठीक है, माँ बमलेश्वरी जो है ना डोंगरगढ़ में है, माँ बमलेश्वरी। ठीक है, माँ दंतेश्वरी जो है दंतेवाड़ा में है, माँ महामाया रतनपुर में है, भगवान बुद्ध जो है सिरपुर में है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो दिया था 4 और 1 भगवान बुद्ध और सिरपुर, हाँ, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, सीधा ए इसका सही है। पीछे हमको पढ़ना ही नहीं पड़ा, नीचे मतलब। ठीक है, इसका जो आंसर होगा भगवान बुद्ध का जो है सिरपुर से संबंध है। ठीक है, सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? जो सतमहला पुरातात्विक स्थल है वो किस जिले में है? तो अगर हम बात करें डायरेक्टली इसका आंसर की, तो इसका जो आंसर है सरगुजा जिले में। सतमहला जो है सरगुजा जिले में है। सतमहला मतलब 7 महलों का, ठीक है, 7 महलों का ग्रुप होता है सतमहला, यानी कि इसमें जो है शिव भगवान की जो है सभी में शिवलिंग पाई गई है, हर जो महल है उसमें, और इसीलिए इसका जो नाम पड़ गया है सतमहला पड़ गया है। ठीक है, सतमहला पुरातात्विक स्थल सरगुजा जिले में है। ठीक है, अब सरगुजा जिले में गांव होगा, वहाँ पर सतमहला रहता है, ऐसा एकदम सरगुजा जिले में नहीं है, थोड़ा सा आसपास 10-15 किलोमीटर के एरिया में रहता है।
विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। जो विष्णु मंदिर नारायणपुर नाम का मंदिर है, तो ये नारायणपुर में नहीं है, बिल्कुल भी नारायणपुर में बिल्कुल भी नहीं है। नाम तो विष्णु मंदिर नारायणपुर है, लेकिन इसका जो है लोकेशन वो है बलौदाबाजार जिले में। बलौदाबाजार जिले में विष्णु मंदिर नारायणपुर करके नाम है, ठीक है, पुरातात्विक स्थल है। और तो इसको आप याद रखें, बलौदाबाजार जिले में है। अगला जो क्वेश्चन आया था, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरभपुरी शासक सुदेवराज ने अपनी अधिकारी, ठीक है, इंद्र बल राज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था। जो इंद्र बल राज है उसको ये किया था, महाबलाधिकृत नहीं किया था, सर्वाधिकारी धिकृत इसमें किया था, महामंडलिक में नहीं किया था, महासामंत में नहीं किया था। तो इसका जो सही आंसर है सर्वाधिकारी धिकृत, इस पद पर इंद्र बल को उसने किया था, सरभपुरी वंश, ठीक है, सुदेवराज। इंद्र बल ने बाद में फिर ना सोमवंश या पांडुवंश की जो है रचना की थी। सोमवंश या उसी को हम बोलते हैं पांडुवंश। पांडुवंश की जो है इसने नींव रखी थी इंद्रबल ने, ठीक है। हालांकि उदयन जो है पांडुवंश का था, लेकिन इंद्रबल उसका जो है बेटा था, और इसने जो है फिर अच्छे से पांडुवंश को संभाला था। तो पांडुवंश से रिलेटेड है। और ये जो शुरू में था सरभपुरी वंश का क्या था, सर्वाधिकारी धिकृत था, ठीक है। अगला देखते हैं 37वां नंबर, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे। तो ये देखिए, सबसे पहला जो उनकी राजधानी थी ना माहेशमती थी, तो माहेशमती थे। बाद में उन्होंने फिर त्रिपुरी को किया, फिर कलचुरी जो वंश थे उन्होंने फिर रतनपुर शाखा को बनाया, रतनपुर शाखा, फिर बाद में रायपुर को भी बनाया उन्होंने। तो जिसका सही आंसर है वो माहेशमती है, माहेशमती साम्राज्यम। ये जो बाहुबली के आपने डायलॉग सुना होगा, ठीक है, या गाना के हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये शब्द आता है माहेशमती। तो इसको आप एक बार में याद रख ले, ठीक है। तो क्योंकि पिक्चर से रिलेट करने पर हमें आसानी से याद हो जाता है, तो ये चीज़ याद रखने लायक है। बस्तर में काकती वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम है। काकती वंश बहुत ही सिंपल सा अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो इसका जो सबसे जो पहला राजा हुआ वो था हमारा अन्नमदेव, ठीक है, दूसरा हुआ पुरुषोत्तम देव, ठीक है, फिर आगे पीछे हुए। उसके बाद जो लास्ट साइड में जो शासक आए वो हमारे आए, अगर हम बात करें सबसे पहला जो आया हमारा दलपति नरसिंह देव आया, ये वाला तीसरा नंबर पे, और चौथा में ये आएगा दलपति देव। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 3 2 4, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, 20 द राइट आंसर, ठीक है, ये 20 का सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया से। तो राजाओं का नाम कितना फेवरेट है सीजीपीएससी का, आप समझ रहे हैं। राजाओं का नाम याद होना चाहिए, उसका काम भले याद ना हो, ठीक है। आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता था। धनकुल जो क्या था, धनकुल जब आप पढ़ोगे हल्बा जनजाति के बारे में, तो हल्बा जनजाति धनकुल से रिलेटेड है। धनकुल एक प्रकार से वाद्य यंत्र था। धनकुल गीत, वाद्य यंत्र के माध्यम से क्या करते हैं, गीत गाते हैं, गीत, ठीक है। तो वाद्य यंत्र है धनकुल, ठीक है। क्योंकि युवा गृह तो है ही नहीं, हथियार भी नहीं है, पूजा गृह भी नहीं, तो अगर आपको नहीं भी पता तो वाद्य यंत्र आपको इसमें लगाना चाहिए था आंसर में, ठीक है। क्योंकि जो हम मान लो युवा गृह आप याद किए तो वहाँ पे धनकुल आता ही नहीं है, हथियार में नहीं आता, पूजा गृह में नहीं आता, ठीक है। तो आपको बच जाता है वाद्य यंत्र। छंद प्रभाकर के रचयिता थे। छंद प्रभाकर के जो रचयिता थे उसको याद करना पड़ता है आपको, ये बहुत सारा हो जाता है कवि का नाम, कैसे याद करें क्या है। तो इसका सही जवाब है वैसे छंद जगन्नाथ प्रसाद भानु। और मैं ये बोल रहा था कि जैसे याद करना रहता है, तो सबसे पहले आप जो आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कवि वगैरह से रिलेटेड, उनको आप एक जगह लिख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद क्या कीजिए, उसको आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। एक दिन में एक आध बार लगभग देख लीजिए, हर दिन नहीं, मतलब हफ्ते में एक आध बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको उसको लिख लीजिए, ठीक है। या फिर लिस्ट बना लीजिए सीधा, उसको एक बार पढ़ना बस तो रहता है, ठीक। उसके बाद ऑटोमेटिक याद होते जाता है। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु इसका सही जवाब होगा। छंद प्रभाकर के रचयिता कौन है, जगन्नाथ प्रसाद भानु, ठीक है। छंद प्रभाकर, और इसको क्या क्या प्रभाकर बोलते हैं जितना भी ना, ये जगन्नाथ प्रसाद भानु ही है, ठीक है। 4-5 प्रभाकर है ये। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, सेवाई, ठीक है। तो सेवाई जो था ना वो एक प्रकार का जुर्माना था, कर या जुर्माना कहें, तो सेवाई किससे संबंधित था, कर या जुर्माना से संबंधित था। पहले ही आंसर सही है उसका, ठीक है। मराठा काल में जो सेवाई था, सेवाई कर कहते थे उसको, सेवाई कर है वो, कर या जुर्माना, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, जुर्माना है उसका आंसर।
अगला जो क्वेश्चन आया था इस तरह से, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ। ठीक है, तो ये जो आंसर देख लीजिए, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ये थोड़ा सा, क्योंकि मोबाइल का क्वालिटी ख़राब होगा, तो उसमें जो फोटो आया है ना जो पेपर का, वो अच्छे से नहीं आया होगा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा हिल हुल गया होगा। रायपुर में पेशावर दिवस, पेशावर दिवस, मैं प्रश्न लिख देता हूँ यहाँ पे, पेशावर दिवस सीधा सीधा पूछा है पेशावर दिवस कब मनाया जाता है। तो पेशावर दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी को, ये 1932 में मनाया जाता है। 19 जनवरी 1932 19 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस मनाया गया था, या पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखें। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा इतिहास में भी नहीं मिलेगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखें, टिक मार्क करें, इसको लिख लें। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1932। अगला जो था ये था क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। जो तहसील वाला जो प्रणाली है, जैसे अभी जो है वर्तमान में जिला तहसील ये सब बनता है, वो प्रणाली जो है आपका किसने चालू किया था, तो ये इलियट ने किया था, इलियट। ठीक है, जो वहाँ पे अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो जो इलियट आया था ना, इलियट अधिकारी, ठीक है, उसने जो है इस तहसील वाले जो शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया था, इलियट ने। अगला है, निम्नलिखित में से देखिए प्रश्न देखते हैं, निम्न जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में कौन सा सही है। ठीक है, 44वां नंबर अगर हम बात करें तो इसमें जो सही आंसर होगा, देखिए न्यूनतम जो रहता है हमेशा 10 रहेगा, और अधिकतम में आपका 25, 35 और एक 15, ये होता है 15, 25, 35। तो ये जो होता है ग्राम पंचायत का होता है, ये आपका जनपद पंचायत का होता है, ये जिला पंचायत का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूनतम 10 और अधिकतम क्या हो जाएगा 35। ठीक है, 15, 25, 35 इस तरह से याद रख लेंगे, इनमें 10, 10, 10 इस तरह से याद। तो ये ग्राम पंचायत, ये जनपद पंचायत, ये जिला पंचायत, अधिकतम की संख्या न्यूनतम की संख्या, ये न्यूनतम है ये अधिकतम है, तो आपको याद हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो न्यूनतम की संख्या जो है 10 होगी, अधिकतम जो है 35 होगा जिला पंचायत में, जिला पंचायत। ठीक है, अगर ग्राम में पूछा रहता तो ये जो है 35 की जगह में आपका ऑप्शन 15 आता, अगर जनपद का पूछा रहता 25 आता। तो इसको आपको याद करना पड़ता है, एक पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, सरल था। छत्तीसगढ़ में वर्तमान मुख्य सचिव का जो क्रम है वो कौन सा है। देखिए अभी जो वर्तमान में मुख्य सचिव 1 दिसंबर को अभी बने हैं 2020 को, अगर हम बात करें, उनका नाम है अमिताभ जैन जी, ये छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हैं, ये छत्तीसगढ़ से तीसरे जो नंबर के, 3rd नंबर के हैं छत्तीसगढ़ से बने हुए व्यक्ति में। ठीक है, उससे पहले आरपी मंडल थे। तो ये जो बने हैं अभी, तो 12वां क्रम के जो है मुख्य सचिव बने हैं 12वां क्रम के। उनसे पहले 11वें नंबर पे आरपी मंडल थे, जिन्हें अभी रायपुर का नगर निगम आयुक्त बना दिया गया है। ठीक है, या रायपुर का जो नया रायपुर का जो जितने भी काम देखेंगे वही देखेंगे आप, है ना, ऐसा मान के चलिए। जनपद पंचायतों के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायतों के पदेन सदस्य होते हैं। तो जनपद पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो जिला पंचायती सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कितने, 100% सभी जो जनपद पंचायत के जितने सदस्य होंगे वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं ना, ठीक है, अध्यक्ष नहीं बोल रहा हूँ, सदस्य। ठीक है, ये होते हैं 100%। तो देखिए, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए। तो जिला पंचायत के अगर खिलाफ हमको उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वो कितना होना चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, निरपेक्ष बहुमत से, या उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से, या उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, तो जो उपस्थित सदस्य हैं उसका 3/4 लगभग 75% आपको होना चाहिए, तब आप किसको हटा पाओगे, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला के उसको हटा पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी, 3/4 यानी 75%। 3/4 को आप किससे गुणा कर देते हो, 100 से। ठीक है, 100 से गुणा करोगे तो आपका 4 25 हम 100 25 दिया, 75% आपका आ जाता है इस तरह से आंसर, 75%। ठीक है, तो परसेंट निकालना भी आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा था। अगला देखिए, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में कौन सा सही है। ठीक है, सही कौन सा है,
विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, ठीक है, तो वह सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। और देखते हैं, स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है ना भाई, अगर जो विधानसभा है उसका एक सदस्य है और वो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है ना, विधानसभा का सदस्य है, जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, तो स्थायी जो समिति बनती है, ठीक है, जैसे शिक्षा समिति, आय व्यय का जो समिति होता है, लेखा जोखा समिति, जितना भी है, तो उसका जो पदेन सदस्य हो सकता है वह किसी एक स्थायी समिति का पदेन सदस्य हो सकता है, एक स्थायी समिति का, ठीक है, नहीं ये नहीं है, सभी का होगा, सभी का जो है पदेन सदस्य होगा, सदस्य बस ना, अध्यक्ष नहीं बोल रहा हूँ, सदस्य। वह किसी दो स्थायी समिति का, दो का भी नहीं हो सकता, एक का नहीं, दो का नहीं, तीन का नहीं, आंसर क्या आएगा, सभी का क्या होगा, पदेन सदस्य होगा, ठीक है। और अध्यक्ष तो बना दिए जाते हैं दूसरे को, लेकिन सदस्य हो सकता है वो, ठीक है। ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है, जो ग्राम पंचायत का एक पंच है ना, बिल्कुल सरपंच की तरह हटाया जा सकता है, जैसे पंच है वो सरपंच है, किसके माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव लाओगे, ठीक है, आपका जो है अगर पंच जितने हैं उसमें से 3/4 आपको दे दिए, 75%, ठीक है, तो आप तुरंत जो है इसको हटवा सकते हो, ठीक है। अधिसूचना देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कलेक्टर के पास जाके, ठीक है, और कलेक्टर से वो अपील करता है सरपंच कि मैंने क्या गलती की है, पूछता है, जांचता है, उसके बाद चुनाव होता है नहीं होता है कलेक्टर के ऊपर रहता है, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, 50वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य के सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो सामान्य प्रशासन विभाग नहीं होता है, ठीक है, ये सचिव है, C4 लिखा गया है, वो सचिव है। मुख्यमंत्री का सचिव, हाँ, जो मुख्यमंत्री सचिवालय है ना, उसका जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री सचिव होता है, ठीक है। और जो अभी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख सचिव है वो कौन से मंत्रालय का होता है, जो महानदी भवन है ना, मुख्यमंत्री का जो कार्यालय नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय का जो होता है वो मुख्यमंत्री का सचिव हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं CMO, ठीक है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, ठीक है, ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का ऑफिस ऐसा बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री का जो सचिव होता है वो इसका प्रमुख होता है। जो राज्य का प्रमुख सचिव होता है, जिसको हम 12वां नंबर बताया, जो 12वां नंबर पे अमिताभ जैन जी बने हैं, वो वाले जो कार्यालय है उसका नाम है महानदी भवन, जो नया रायपुर में है, उसका जो हेड होते हैं वो होते हैं, ठीक है, महानदी भवन, ठीक है, तो मंत्रालय जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना सब हम जानकारी देने के बाद ये हो गया, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ADA CGPSC का ये पेपर था, ठीक है, जिसका हमने सॉल्यूशन किया है, ये आने वाले CGPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।